जय हिंद दोस्तों। YouTube के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ईडू जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। विज्ञान की श्रृंखला का आगाज हो चुका है, जिसमें सबसे पहले जीव विज्ञान को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, चूँकि आप लोगों को पता है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में रेलवे से लेकर UPSC एवं अन्य सभी परीक्षाओं में विज्ञान का प्रश्न बहुत अधिक संख्या में पूछे जाते हैं और उसमें भी जीव विज्ञान का प्रश्न सर्वाधिक मात्रा में रहता है। इसलिए मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, बता दूं कि अभी जो लुसेंट पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चल रहा है, यह रिवीजन मोड में बनाया जा रहा है ताकि कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन करके सफलता प्राप्त कर सकें। आगे समय के साथ कंसेप्चुअल एवं बेसिक लेवल से भी कार्यक्रम चलाने की योजना है। तो फिलहाल मेरे साथ बने रहें। और आज का टॉपिक कोशिका विज्ञान है। इस कोशिका विज्ञान, ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोशिका से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका विज्ञान। पहले जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया। यानी जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने सन 1839 ईस्वी में। यानी जीव द्रव्य एक जो है तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा एवं वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो है इसी के द्वारा होती है, यानी जीव द्रव्य के द्वारा ही होती है। यानी जीव की सारी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य के द्वारा ही संपन्न होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा गया है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जीव द्रव्य जीवन का जो है जैविक क्रियाएं यानी जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो है जीव द्रव्य के द्वारा ही संपन्न होती हैं। जीव द्रव्य एक गाढ़ा, रंगीन, पारभासी, लसलसा, वजनयुक्त पदार्थ है और जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने किया था 1839 ईस्वी में। और जीव द्रव्य में दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। कोशिका द्रव्य जो है कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। फिर दूसरा है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य यह कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। यानी जीव द्रव्य दो प्रकार के हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में होती है, जबकि केंद्रक द्रव्य जो है कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य के 99% भाग निम्न चार तत्वों से मिलकर बना है। यानी जीव द्रव्य का जो बनावट है वो इन चार चीज़ों से मिलकर बनी है। जीव द्रव्य में ऑक्सीजन 76% होते हैं। जीव द्रव्य में कार्बन 10.5% होते हैं। हाइड्रोजन 10% जीव द्रव्य में होते हैं और नाइट्रोजन 2.5%। इसमें सबसे याद रखने की महत्वपूर्ण चीज़ है कि जीव द्रव्य में ऑक्सीजन 76% ऑक्सीजन होते हैं। आगे है जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल है। यानी जीव द्रव्य का जो है 80% भाग वो जल है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 है। तो अभी तक हमने पढ़ा है कि कोशिका द्रव्य के दो भाग हैं, दो भाग में बटे हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो है कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव्य
यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य के 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन 76%, यानी जीव द्रव्य में सबसे अधिक ऑक्सीजन है 76%। उसके बाद कार्बन है 10.5%, हाइड्रोजन है 10% और नाइट्रोजन है 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल से बना है, यानी जीव द्रव्य में लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात जो है 81:19 का है। आगे है कोशिका, सेल। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटिवॉन लिवॉन हॉक ने पहली बार कोशिका को देखा, वो इसका वर्णन किया। यानी कोशिका को सबसे पहली बार किसने देखा? एंटिवॉन लिवॉन हॉक ने कोशिका को सबसे पहली बार देखा। एंटिवॉन लिवॉन हॉक ने कोशिका को सबसे पहले देखा। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। और कोशिका शब्द यानी कोशिका नाम का जो शब्द है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। यानी कोशिका को सबसे पहले देखा था लिवॉन हॉक ने, और कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु की कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकमा की कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका जीवाणु जो है माइकोप्लाज्म ग्लेसेप्टिकमा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका की बात करें, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। सबसे पहले सबसे छोटी कोशिका जो है वो जीवाणु माइकोप्लाज्म ग्लेसेप्टिकमा की कोशिका सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। आगे है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है, यानी कोशिका विभाजित होती है, सबसे पहली बार स्पष्ट किया रॉबर्ट विर्चो ने। और कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होती है। कोशिका सिद्धांत का मुख्य बातें इस प्रकार है कि पहली बातें हैं कोशिका सिद्धांत की पहली बातें हैं कि सभी जीवित कोशिका वो कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जीव जो है कि कोशिका से बने होते हैं या कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तीसरा कोशिका का सिद्धांत है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक जो है मुख्य अभिकर्ता होते हैं। एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान ने किया था। यद्यपि इसका सिद्धांत यह बताने के लिए असफल रहा था कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। पहली बार जो है कि रॉबर्ट विर्चो ने 1855 ईस्वी में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण जो है कि पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होती है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है
यानी कोशिका के 3 सिद्धांत हैं। पहला है कि सभी जीव जो है कि कोशिका या कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। दूसरा है कि सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। तीसरा है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक जो है मुख्य अभिकर्ता होते हैं। आगे है कि कोशिका जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। पहला है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग नहीं होती है। जीवाणुओं एवं नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती है। यानी कोशिका जो है 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कि हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बनते हैं। केवल डीएनए का गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। जीवाणुओं और नीलहरित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी जीवाणुओं में और नीलहरित शैवालों में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें केंद्रक नहीं होते हैं। दूसरी कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका। पहले कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ चुके हैं, अब यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में, इन कोशिकाओं में यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है कि दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरे सुस्पष्ट पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं और डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रक होते हैं। कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे पहली बात है कि केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर हम लोग पढ़े हैं कि कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। और अब हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो विशेषता या अंगक, जो अंग हैं किस में पाए जाते हैं और किस में नहीं पाए जाते, ये पढ़ेंगे। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में होगा और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में होता है। तो कोशिका भित्ति की बात करेंगे। तो कोशिका भित्ति जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम लोग पढ़े हैं कि कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कोशिका भित्ति प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरा अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
की बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, यानी नहीं पाए जाते हैं, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक कोशिका में जो है उपस्थित होते हैं, यानी पाए जाते हैं। अगला अंगक है राइबोसोम। राइबोसोम जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के होते हैं, जबकि राइबोसोम जो है कि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के होते हैं। गोल्जिकाय की बात करें तो गोल्जिकाय जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि गोल्जिकाय यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। आगे है केंद्रिका झिल्ली की बात करें। केंद्रक झिल्ली की बात करें तो केंद्रक झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। लाइसोसोम जो है लाइसोसोम जो है कि लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल सूत्र के रूप में होते हैं, जबकि डीएनए जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल सूत्र के रूप में होते हैं, जबकि डीएनए जो है यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं। यानी डीएनए की बात करें तो डीएनए जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल सूत्र के रूप में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित होते हैं और दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं। कशाभिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशाभिका केवल एक तंतु के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 11 तंतु के होते हैं। केंद्रिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका होते हैं। आगे है सेंट्रियोल। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल उपस्थित होते हैं। श्वसन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो है कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। लिंग प्रजनन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के जंतुओं में लिंग प्रजनन होता है। और प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकॉइड में होते हैं। प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकॉइड में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कि कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार के होते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले कशाभिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कशाभिका एकल तंतु के रूप में होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 11 तंतु के होते हैं। केंद्रिका जो है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। सेंट्रियोल जो है कि वो सेंट्रियोल प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। श्वसन प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो है कि प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। लिंग प्रजनन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण थाइलेकॉइड में होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन अर्धसूत्री प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन असूत्री या समसूत्री प्रकार के होते हैं। अगला है पॉइंट की कोशिका के मुख्य भाग, यानी कोशिका के कौन कौन से भाग हैं। मेन पार्ट ऑफ सेल्स। कोशिका के मुख्य भाग की बात करें तो कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल। अब पढ़ेंगे कोशिका भित्ति क्या होता है, इसका क्या कार्य होता है। यानी कोशिका के मुख्य भाग
में पहला भाग है कोशिका की कोशिका भित्ति। कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति केवल जो है कि पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात है कि कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तीसरी बात है कि यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करने में सहायक होता है। और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकेन की बनी होती है। यानी कोशिका के मुख्य भाग की बात करें तो कोशिका का पहला भाग होता है, कोशिका का मुख्य भाग में सबसे पहले कोशिका भित्ति की बात करें यानी सेल वॉल, तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। और तीसरी बात करें तो कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में जो है कि कोशिका भित्ति जो है कार्य करते हैं। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकेन की बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकेन की बनी होती है। आगे बात करें तो कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली दूसरा है कोशिका का मुख्य भाग में कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन्स। कोशिका झिल्ली कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घेरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इसका मुख्य कार्य यानी कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली जो है कि लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली क्या चीज़ की बनी होती है? लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के रूप में घिरे रहते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यानी कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे बात करें नोट, कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 ईस्वी में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसे तरल क्रीमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण द्वि सतह के भीतर प्रोटीन पार्श्व गति करता है। कोशिका के अन्य तीसरा भाग है तारककाय सेंट्रोसोम। तारककाय की खोज किया था बोवेडी ने। यह एक जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। मतलब तारककाय केवल जो है जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल वनस्पति कोशिका में पाए जाते हैं। तारककाय जो है कि तारककाय की खोज बोवेडी ने किया था और तारककाय केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, जबकि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। तारककाय के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह जो है सेंट्रियोल ध्रुव का काम करते हैं। अगला है अंतर्द्रव्यीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैलीयुक्त छोटी नलिकावत तंत्रिका जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्य जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतर्द्रव्य जालिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी जिस अंतर्द्रव्य जालिका की सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं
उसमें खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका बहुतायत में होती है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति अस्टीरॉयडल हार्मोन चिपके अंतर्द्रव्यी जालिका में ही रहते हैं। एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं और प्रोटीनों का संचरण यानी ट्रांसपेरेटेशन करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। कहते हैं कि एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर का मुख्य कार्य सभी वसाओं प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि के निर्माण करते हैं। आगे है अगला कोशिका का अंग है राइबोसोम। राइबोसोम भी कोशिका का अंग है। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में राइबोसोम को देखा। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पैलिड ने राइबोसोम को 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में देखा। राइबोसोम को देखा। 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया, यानी राइबोसोम का नामकरण रॉबर्ट ने 1958 ईस्वी में किया। यह राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए यानी राइबोसोम जो है कि राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। राइबोसोम जो है को सर्वप्रथम रॉबिन्सन और ब्राउन ने पादप कोशिका में देखा, जबकि जी.ई. पैलेट ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा और रॉबर्ट ने राइबोसोम का नाम राइबोसोम रखा। राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन राइबोसोम जो है कि राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण यानी राइबोसोम जो है कि प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, यानी राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है, अर्थात प्रोटीन का उत्पादन स्थल राइबोसोम है, यानी प्रोटीन का उत्पादन स्थल राइबोसोम है, यानी राइबोसोम पर प्रोटीन का उत्पादन होता है, इसलिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका एवं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। राइबोसोम जो है केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका एवं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ S जो है कि स्वेड-गर्व्स इकाई अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करते हैं। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करते हैं। नोट: स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतर्द्रव्य जालिका नहीं पाए जाते हैं। स्तनी के जो लाल रुधिर कण यानी हम लोगों का जो लाल रुधिर कण है उसमें राइबोसोम और अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाए जाते हैं। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। कोशिका के अगला अंग में जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। ये भी एक कोशिका का अंग है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में किया था और बेंडा ने जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण जो है कि बेंडा ने किया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल है और कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होती है जिसमें काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।
इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का इंजन, कोशिका का शक्तिगृह आदि नाम से जाना जाता है। इसे यानी माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मानी जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किस विधि द्वारा विभाजित होते हैं? अगला है डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाए जाते हैं। डीएनए जो है कि केंद्रक में तो पाया ही जाता है, केंद्रक के अलावा जो है डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी केंद्रक पाया जाता है। 7वां अंग है कोशिका का की गोल्जिकाय। गोल्जिकाय की खोज कैमिलो गोल्जी इटली के निवासी थे, नए वैज्ञानिक ने की थी। यह एक गोल्जिकाय एक सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीनों व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से बाहर स्रावित होती है तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। इस प्रकार गोल्जिकाय को हम कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। यानी गोल्जिकाय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। इस प्रकार गोल्जिकाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। यानी गोल्जिकाय जो है कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का भी निर्माण करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होती है जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से निकलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। गोल्जिकाय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। गोल्जिकाय जो है ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। लाइसोसोम कोशिका का अगला अंग है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने किया था। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल इकहरी झिल्ली से घिरी थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण यानी लाइसोसोम का निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाय में होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटोएसेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। इसे आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल वेसिल्स कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। स्तनधारियों के लाल रुधिर कणिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। कहते हैं नोट, स्तनधारियों की लाल जो रुधिर कणिका है, हम लोगों की जो लाल रुधिर कणिका है उसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। कोशिका का अगला अंग का नाम लवक है, प्लेस्टिड। लवक जो है, लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। यानी लवक जो है कोशिका का अगला अंग लवक है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार में है, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। पहला है हरित लवक। हरित लवक हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। ये हरित लवक हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर, हरित लवक के अंदर पर्णहरित क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप का कोशिका की रसोई का घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है, यानी हरित लवक में राइबोसोम पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पत्तियों का रंग जो पीला होता है वो जो है कैरोटीन के निर्माण के कारण। अवर्णी लवक है। अवर्णी लवक की बात करें तो अवर्णी लवक रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों में की कोशिकाओं में पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं। जैसे जड़ों में, भूमिगत तनों में अवर्णी लवक होते हैं। जड़ में क्योंकि जड़ का रंग नहीं होता है, कलरफुल नहीं होता। भूमिगत तनों में अवर्णी लवक होते हैं, भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाले लवक। अगला है वर्णी लवक, क्रोमोप्लास्ट।
बर्नी लवक, क्रोमोप्लास्ट। बर्नी लवक ये रंगीन लवक है। बर्नी लवक एक रंगीन लवक है जो प्रायः लाल, हरा, नारंगी रंग के होते हैं। बर्नी लवक पौधे के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। बर्नी लवक के अन्य उदाहरण टमाटर में लाइकोपीन के कारण लाल रंग होता है। गाजर कैरोटीन के कारण गाजर का रंग गाजर जैसा होता है। चुकंदर में जो है कि विटामिन के कारण रंग होता है। बर्नी लवक के अन्य उदाहरण में है टमाटर का रंग जो है कि लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का रंग कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का रंग विटामिन के कारण होता है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन है। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन है। कोशिका के अगला अंग है रसधानी। रसधानी कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी रहती है। जंतु कोशिकाओं में अनेक व बहुत छोटी होती है। परंतु पादप कोशिकाओं में रसधानी कोशिका का 90% स्थान घेरता है। रसधानी एकल कोशिका से आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। कोशिका का अगला अंग है केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। यानी केंद्रक जो है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है। यह यानी केंद्रक कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करते हैं। केंद्रक द्रव्य में धागीनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया। यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए यानी केंद्रक जो है यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए डायोक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को गुणसूत्र क्रोमोसोम कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव के लिए 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, उसी प्रकार चिंपैंजी के लिए 24 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि बंदर में जो है कि 21 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमोनीमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्धसूत्र कहलाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े हो रहते हैं जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन लगे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं और हमारे आनुवंशिक गुणों के विकास में उत्तरदायी होते हैं। कौन? जीन। चूँकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा गया है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखाई पड़ती हैं जिसे केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। डीएनए एवं आरएनए की संरचना। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। डीएनए की अधिकांश मात्रा कहाँ होती है? केंद्रक में। सबसे अधिक डीएनए केंद्रक में होती है, यद्यपि इसका कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में। डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए जो क्या होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। आगे है डीएनए एवं आरएनए की संरचना।
डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होते हैं, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के दो प्रकार हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड दो प्रकार के होते हैं, शुगर और क्षार बेस। क्षार डीएनए में उपस्थित क्षार चार प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थायमिन से, साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थायमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध तथा साइटोसिन व गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। 1953 ईस्वी में जेडी वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना मॉडल यानी डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने 1953 ईस्वी में प्रतिपादित किया। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। डीएनए का कार्य डीएनए का यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन जो है कि डीएनए की इकाई है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। डीएनए जो है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का प्रयोग हरगोविंद खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का प्रयोग हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला है आरएनए का निर्माण। डीएनए से ही आरएनए का निर्माण का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड का आकार जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकरण का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे होते हैं। आरआरएनए जो एक राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, यह टीआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं जहां प्रोटीन बनता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, यह केंद्रक में बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करती है। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में काम करते हैं। आगे है डीएनए एवं आरएनए में मुख्य अंतर। डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर। डीएनए और इधर आरएनए। डीएनए जो कि डीऑक्सीराइबोज शर्करा है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, जबकि आरएनए जो है कि राइबोज शर्करा है। डीएनए में बेस एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में बेस थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। डीएनए मुख्यतः केंद्रक पाया जाता है, जबकि आरएनए में केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। कहते हैं कि डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो है कि केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। अगला है पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। ये पादप कोशिका हुआ, ये जंतु कोशिका हुआ। देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में जो है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और इसमें अनुपस्थित होते नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति। पादप कोशिका में लवक पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाई जाती है। तारककाय जो है कि पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं यानी नहीं पाए जाते हैं, जबकि तारककाय जो है कि जंतु कोशिका में पाए जाते हैं यानी उपस्थित होते हैं। रिक्तिका पादप कोशिका में बड़ी होती है, जबकि रिक्तिका जंतु कोशिका में छोटी होती है। पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होता है, जबकि जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर की बात करें कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। पादप कोशिका में लवक पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में लवक नहीं पाई जाती है।
पादप कोशिका में तारक अनुपस्थित होते हैं जबकि जंतु कोशिका में तारक उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। पादप कोशिका का आकार लगभग आयताकार होते हैं जबकि जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होते हैं। अगला पॉइंट है कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में विर्चाउ ने देखा। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा? विर्चाउ ने 1855 ईस्वी में। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं: असूत्री, समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहले कोशिका विभाजन की बात करें तो कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम विर्चाउ ने देखा। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं: असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। पहला है असूत्री विभाजन। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में जैसे जीवाणु कोशिका, निरहित शैवाल की कोशिका, ईस्ट की कोशिका, अमीबा तथा प्रोटोजोआ कोशिका में असूत्री विभाजन होते हैं। बात करें समसूत्री विभाजन की तो समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में जंतु कोशिकाओं में सबसे पहले जर्मन के जीव वैज्ञानिक वाल्थियर फ्लेमिंग ने जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन को देखा। 1879 में देखा उन्होंने, यानी वाल्थियर फ्लेमिंग ने ही 1882 ईस्वी में इस क्रिया को माइटोसिस नाम दिया। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को 5 चरणों में बांटा जा सकता है: अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चातावस्था और अंत्यवावस्था। इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से 2 संतति कोशिका का निर्माण होता है। प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। समसूत्री विभाजन के पश्चावस्था सबसे छोटी होती है। समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था सबसे छोटी होती है, वह केवल 2 से 3 मिनट से समाप्त हो जाती है। असूत्री विभाजन फॉर्मर तथा मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन फॉर्मर तथा मूरे। असूत्री विभाजन की बात करें तो असूत्री विभाजन फॉर्मर और मूरे ने कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज बिजमैन ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? बिजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने किया था। यानी अर्धसूत्री विभाजन फॉर्मर और मूरे ने कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन को का नाम दिया। अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम बिजमैन ने किया। अर्धसूत्री विभाजन सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो है कि जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन निम्न 2 चरणों में पूरा होता है: अर्धसूत्री 1 और अर्धसूत्री 2। अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, इसलिए इसे न्यूनतम विभाजनकारी भी कहते हैं। अर्धसूत्री प्रथम विभाजन में 4 अवस्थाएं होती हैं: प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, प्रोफेज एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। प्रोफेज 1 सबसे लंबी अवस्था होती है जो कि 5 अवस्थाओं में पूरा होती है: लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस। आगे है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन गुणसूत्र उलझे हुए पतले झागों की तरह दिखाई पड़ते हैं। इन्हें क्रोमैनीमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या दोगुनित होती है। जैगोटीन समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इसे सिनैप्सिस कहते हैं। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्रक के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप कोशिका बड़ी हो जाती है। प्रोकिटीन प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक सदस्य अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्रों या क्रोमैटिडों में बट जाते हैं। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों के द्विज से अब 4 क्रोमैटिड बन जाते हैं।
इनमें 2 मातृ तथा 2 पितृ क्रोमैटिड होते हैं। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमैटिड एक या ज़्यादा स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस करते हैं। ऐसे बिंदु पर मातृ तथा पितृ क्रोमैटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमैटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमैटिड के टूटे भाग से जुड़ जाते हैं। इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय प्रोकैटिन अवस्था में होता है। इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेते हैं। नोट: क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉनस्टिड क्रोमैटिड के बने होते हैं। डिप्लोटीन: समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं, परंतु जोड़े के 2 सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वे कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काइएजमाटा कहते हैं। काइएजमाटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। काइएजमाटा का अंतःकरण हो जाता है। डायकिनेसिस केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन के समान होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। कहता है अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। आगे है समसूत्री एवं असूत्री विभाजन में अंतर। असूत्री एवं समसूत्री विभाजन में अंतर: समसूत्री विभाजन एक तरफ है, दूसरा तरफ है असूत्री विभाजन। तो इसमें अंतर करेंगे। पहला है समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होती है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिका में होती है। समसूत्री विभाजन में कम समय लगते हैं। समसूत्री विभाजन में जो है कम संख्या लगते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में जो है कि अधिक समय लगते हैं। पहला है समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होती है, जबकि जो है कि असूत्री विभाजन जनन कोशिका में होती है। समसूत्री विभाजन कम समय में होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन अधिक समय में होती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होती है, जबकि असूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से जो है 4 कोशिका का निर्माण होती है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनक जैसी ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है, जबकि संतति कोशिकाओं में जनकों से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों में आदान प्रदान नहीं होते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगला अंतर है कि समसूत्री विभाजन जो कि प्रोफेज अवस्था में होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है कि प्रोफेज अवस्था में होती है, नहीं लंबी होती है। कहता है कि समसूत्री विभाजन प्रोफेज अवस्था में छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन प्रोफेज अवस्था में लंबी होती है। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर। समसूत्री विभाजन एक तरफ, अर्धसूत्री विभाजन दूसरी तरफ। अंतर करेंगे। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है कि जनन कोशिका में होते हैं। समसूत्री विभाजन में कम समय लगता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में अधिक समय लगता है। समसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होती है। संतति कोशिका में जनक जैसी कोई गुणसूत्र संतति कोशिका में समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता नहीं पाई जाती है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में उनसे भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के आनुवंशिक पदार्थों के आदान प्रदान नहीं होते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान होते हैं। समसूत्री विभाजन में प्रोफेज
अवस्था में संस्कृति विभाजन जो एक प्रोफेज अवस्था में छोटी होती है, जबकि अर्धसूत्रीय विभाजन जो कि प्रोफेज अवस्था में लंबी होती है। इस प्रकार कोशिका नामक चैप्टर जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है समाप्त हुई। अगर एक बार में समझ नहीं आई तो दूसरी बार इसको रिवीजन करें, इसके फैक्ट्स को दिमाग में रखने का प्रयास करें, दूसरी जगह नोट करें, फिर रिवीजन करें। तो इस प्रकार ये टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो आप बना करके आएंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद।